हेलो डीसी फैमिली, एक बार फिर से नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट टर्न पर पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट 2 कर रहे थे, तो एक बार फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेक्शन 29 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। सेक्शन 29 देखिए क्या बोल रहा है। सेक्शन 29 राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। तो देखो यहां पर बात हो रही है ट्रांसफरी की। ठीक है, ट्रांसफरी का मतलब जिसको ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप में ओनरशिप किसकी होती है? ओनरशिप होती है पार्टनर्स की। भाई सारे के सारे जो पार्टनर्स होते हैं वही तो ओनर होते हैं। ठीक है, तो ओनरशिप में जो हमारे पास में अधिकार मिलते हैं, जो भी राइट्स मिलते हैं, उनको हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर बात करी जा रही है कि अगर कोई भी पार्टनर अपनी ओनरशिप के राइट्स को अगर ट्रांसफर करना चाहता है, तो वहां पर जिस पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है उसको बोला जाएगा ट्रांसफरी। तो अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टनर ने अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है, तो उसके पास में क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ये बताता है आपका सेक्शन 29। और एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा आप अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ऑब्लिगेशंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से बोला जाता है कि क्या कोई भी पार्टनर अपना एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो बेटा कभी भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने अधिकारों को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लायबिलिटीज को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि पार्टनर्स हैं ए, बी, सी, डी। तो ए बी सी डी इन चार लोगों ने मिलकर के अपनी फर्म बनाई। अब प्रॉफिट का 25% ईच पार्टनर को मिल रहा है। हर एक पार्टनर को प्रॉफिट का 25% मिल रहा है। अब डी अगर ये चाह रहा है कि यार जो 25% मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, इसका 50% मैं ई को ट्रांसफर कर दूं। हाँ सॉरी, वो बाय मिस्टेक इरेज हो गया। चलिए दोबारा से ले लेते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि ए बी सी डी ये चार पार्टनर है और हर एक पार्टनर को 25% प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है। अब मान लीजिए डी है, डी अपने शेयर का 50%, यानी डी को अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उसको 25,000 रुपए की शेयरिंग मिल रही है। अब डी ये चाह रहा है कि यार हमें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है 25,000 रुपए, उसका 50% यानी कि 12,500 रुपए हम ई को ट्रांसफर कर दें। तो ई बेटा क्या हो गया? ई हो गया ट्रांसफरी। ठीक है, क्योंकि ई को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या ई को इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। यहां पर डी केवल और केवल अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा ई के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, ई को बोला जाएगा ट्रांसफरी। लेकिन एब्सोल्यूट पार्टनरशिप क्या ई को ट्रांसफर करी जा सकती है? कभी नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी भी तो होती है, और लायबिलिटी कभी भी असाइन हो नहीं सकती। तो इस वजह से अगर कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। इसको सब पार्टनर भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट कभी भी पूरी की पूरी फर्म में नहीं होगा। ये फर्म के लिए कभी भी लायबल नहीं होगा, ना ही फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब केवल और केवल डी से है, ना कि ए से, ना कि बी से, ना कि सी से, और ना ही इनके बिजनेस से। इनको ई को क्या चाहिए भाई? हर महीने तुम्हें जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, उसने तुमने जितने परसेंटेज मेरे को बोले उतना परसेंटेज मेरे को दे दो, बाकी बिजनेस से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहां पर सेक्शन 29 में बताया गया है कि ट्रांसफरी यानी कि ई के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। तो देखते हैं एक बार थ्योरी में। देखिए, अ शेयर इन अ पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर हर एक पार्टनर की ओनरशिप होती है, और अगर वो अपनी ओनरशिप में कुछ शेयर किसी दूसरे पर्सन को देना चाहता है, तो वो बिल्कुल दे सकता है। तो देखते हैं एक बार। बट एज अ पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, द असाइनी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, mortgage or otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the original partner। तो बिल्कुल सेम वही है जो मैंने आपको बताया कि इनका मतलब किससे बेटा? डी से मतलब है।
ये कभी भी बाकी के पार्टनर से इनका कोई भी मतलब नहीं होगा, बिजनेस से कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 लोग मिलकर के कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ये उनके आपस के भरोसे की बात है ना भाई। ये तीनों लोग डी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये तीनों लोग डी के कहने से ई के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो पार्टनरशिप के लिए यहां पर बोला गया है कि बेसिकली पार्टनरशिप होती क्या है, तो पार्टनरशिप एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होती है। तो उसमें असाइनी अपने इंटरेस्ट को तो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अपनी ओनरशिप को मॉर्गेज करना, प्लेज करना, किसी दूसरे पर्सन को बेच देना, सेल करना, ये सारे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो देखिए द राइट्स ऑफ सच अ ट्रांसफरी आर एज फॉलोज। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप सच ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड। अब देखिए जिस समय तक पार्टनरशिप चल रही है, जब तक पार्टनरशिप चल रही है तब तक उसका बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। उसको किस चीज से मतलब होगा? केवल और केवल अपने शेयर से। तो यहां पर यह चीज बताई गई है कि जब तक पार्टनरशिप चल रही है तब तक ये ट्रांसफरी ये सारे काम नहीं कर सकता। इन सारे कामों को करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। तो देखते हैं कौन कौन से काम। टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो बिजनेस में कभी भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो रिक्वायर अकाउंट। अब भाई फर्म के अकाउंट्स को आप कैसे चेक कर सकते हो? आप तो फर्म के लिए एक आउटसाइडर हो ना। तो फर्म के अकाउंट्स को चेक करने का जो राइट होता है वो किसके पास में होता है? पार्टनर्स के पास में होता है। और आप पार्टनर तो हो नहीं, आप केवल और केवल क्या हो? एक तरीके से बेनिफिशियरी हो। तो आप फर्म के अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन तब तक चेक नहीं कर सकते जब तक पार्टनरशिप कंटिन्यूअसली चल रही है। आगे देखिए to inspect book of the firm, he is only entitled to receive the share of the profit of the transferring partner। तो देखिए जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है, जो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है, वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर रहा है। बाकी सारे पार्टनर्स और पूरी फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज अग्री टू बाय द पार्टनर्स, दैट इज ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट। वो कभी भी फर्म के अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब उसका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, अकाउंट्स को वो सुपरवाइज कर नहीं सकता, अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर नहीं सकता, तो कभी भी फर्म के अकाउंट्स को वो चैलेंज नहीं कर सकता। आगे देखते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब देखिए यहां पर ये सारे काम वो तब तक नहीं कर सकता है जब तक फर्म का बिजनेस चल रहा है। अब अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस केस में देखिए क्या होगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, यानी जिस पार्टनर ने अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है, यानी कि इस वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें जो डी की बात हो रही है कि अगर डी रिटायर हुआ है तो फिर उस केस में इनके पास में क्या राइट्स होंगे। तो देखिए द ट्रांसफरी will be entitled against the remaining partner to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner was entitled। अब जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, यहां पर मैं उस वाले पार्टनर की बात कर रहा हूं जिसने अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है, या फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उसके पास हमेशा जितना परसेंटेज ये इनको शेयर कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने अपने हिस्से के लिए इनको बेनिफिशियरी बनाया था ना। तो डिसोल्यूशन के समय में इनके पास में ये राइट आ जाता है कि भाई अपने शेयर का हिसाब किताब ये देख सकते हैं फ्रॉम ऑल द फर्म। देखिए एंड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर। अब भाई ये बोला जा रहा है कि भाई मिस्टर डी ने तो इतना पैसा लगाया था, आपके हिस्से में इतना आ रहा है, तो वो कैसे मान लेंगे? अगर मान लीजिए कि मैंने अपने इंटरेस्ट को आपको ट्रांसफर किया, अब फर्म बंद हो रही है, आपको केवल 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या आप बाकी सबकी बात मान लोगे क्या कि नहीं इनके हिस्से में 25 ही आते हैं? आप कहोगे ना कि भाई मेरे को हिसाब किताब तो आप दिखाओ, कैसे इनके हिस्से में 25,000 रुपए आ रहे हैं। तो वहां पर जब फर्म बंद हो रही है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, जो भी पार्टनर, जो भी ट्रांसफरिंग पार्टनर है, अगर वो रिटायर हो रहा है और जो भी ट्रांसफरी पर्सन है उसके पास में पैसे जाने हैं, तो वहां पर वो हिसाब किताब देख सकता है। तो इसका मतलब आसान सा है, जब तक फर्म चल रही है तब तक वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म या ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, तब उसके पास में ये सारे राइट्स आ जाते हैं। देखिए he is entitled to an account as from the date of the dissolution। तो डिसोल्यूशन तक के अकाउंट तब तक वो देख सकता है जब फर्म डिसॉल्व हो रही है। आगे देखते हैं हाँ, तो देखिए by virtue of section 31 which we will discuss herein after, no person can be introduced as a partner in a partnership firm। अब देखो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी ना
कि क्या कोई एक पार्टनर किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है तो वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी तभी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वही मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि ए बी सी डी, इन लोगों ने मिस्टर डी ने ई को अपना बेनिफिशियरी बनाया, ट्रांसफरी बनाया, तो क्या ई अब बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा? क्या नहीं। उसको सब पार्टनर ऑफ डी बोल सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा। देखिए, इन अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, a partner cannot, by transferring his own interest, make anybody else a partner in his place unless the other partners agree to accept that person as a partner। तो कोई भी पर्सन अपनी ओनरशिप को, जो पार्टनरशिप फर्म में उसकी ओनरशिप है, उस ओनरशिप को एब्सोल्युटली ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरी जगह पर इनको पार्टनर बना लो, या मेरी पूरी की पूरी ओनरशिप इनके नाम पे कर दो, तब तक जब तक बाकी के सारे पार्टनर्स अग्री ना हो उसको एज अ पार्टनर इन्वॉल्व करने के। तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। बगैर सारे पार्टनर्स की कंसेंट के आप किसी भी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ना ही पार्टनर अपनी ओनरशिप को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। एट द सेम टाइम अ पार्टनर इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट। तो बिल्कुल वो अपनी एब्सोल्यूट ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना चाहे तो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है। A partner's interest in the partnership can be regarded as an existing interest and tangible property which can be assigned। तो बिल्कुल बेटा, उसको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो उसके लिए टेंजिबल प्रॉपर्टी है, और टेंजिबल प्रॉपर्टी है उसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इस वजह से वो अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। तो सेक्शन 29 उम्मीद है आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। आसान सा सेक्शन था, ठीक है। उसमें बस केवल आपको एक चीज याद रखनी है कि आप सब पार्टनर तो बना सकते हो, लेकिन सब पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना ही बिजनेस के कामों में इंटरफियर कर सकता। अब देखिए नेक्स्ट आता है सेक्शन 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, सेक्शन 30 माइनर वाला। और ये कहीं ना कहीं आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसकी समरी पढ़ी होगी। तो देखिए एक बार सेक्शन 30 स्टार्ट करते हैं। माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। देखिए अगर आपसे ये चीज पूछी जाए, कैन माइनर बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? आंसर होगा नो। मैंने आपको ये चीज कई बार बोली है, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आंसर्स को कभी भी ड्राफ्ट करिएगा तो हमेशा आंसर की शुरुआत प्रोविजन के साथ में होती है। एक्सेप्शन तो हर चीज का होता है, लेकिन हम फॉलो हमेशा किसको करते हैं? प्रोविजन को करते हैं। अगर हम मेन प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम देखें और ये पूछा जाए क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, तो आंसर हमेशा होगा नो। माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप की एसेंशियल कंडीशन क्या है? एग्रीमेंट, और माइनर कभी भी एग्रीमेंट में एंटर कर नहीं सकता, तो इस वजह से माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। बट माइनर कैन बिकम अ बेनिफिशियरी इन पार्टनरशिप फर्म। अब बेनिफिशियरी कैसे बनेगा वो देखिए। जैसे सपोज करिए कि एक मिस्टर ए है, बी है, सी है, इन तीन लोगों ने मिलकर के अपनी एक फर्म बनाई, एबीसी कॉर्पोरेशन। अब तीनों लोगों ने बड़ी मेहनत करी, पैसा भी लगाया, सब कुछ किया, और आगे चल करके बिजनेस भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया। लेकिन कुछ समय के बाद में एक ही डेथ हो गई, कुछ समय के बाद में एक ही डेथ हो गई। अब बी और सी ये दोनों अच्छे आदमी थे। अब इनको लग रहा था कि यार हम तीनों लोगों ने मिल करके बिजनेस किया, आज बिजनेस इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ है, सबकी बराबर बराबर मेहनत लगी है। तो अब मिस्टर ए की डेथ हो गई है। इनके दो बेटे थे, एक की एज थी 10 साल और एक की एज थी 12 साल। तो इनको लगा कि यार इनके बच्चे भी छोटे हैं, उनकी एजुकेशन, उनके खर्चे, उनके जो भी तमाम तरीके के जो भी लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी का क्या किया जाएगा। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अच्छा एक काम करते हैं कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% हम लोग इनके दोनों बच्चों को दे देंगे, ताकि इनके जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो इनके पूरे होते रहें। ठीक, तो यहां पर ये जो दो इनके बेटे हैं, इनको क्या बोला जाएगा? बेनिफिशियरी इन द फर्म। ये लोग फर्म में बेनिफिशियरी हैं। क्या आप इन दोनों को फर्म का पार्टनर बोल सकते हो? क्या पार्टनर नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा बेनिफिशियरी ऑफ द फर्म। तो यहां पर माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। तो देखते हैं एक बार थ्योरी क्या बोलती है। यू हैव ऑब्जर्व दैट अ माइनर कैन नॉट बी बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज a minor's contract is void and not merely voidable. Therefore, a minor
कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म बिकॉज पार्टनरशिप इज फाउंडेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ना ही माइनर कभी भी बाउंड होगा। और पार्टनरशिप बनती कैसे है? कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, पार्टनरशिप डीड से बनती है। देखिए, दो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, ही कैन नॉनदलेस बी एडमिटेड टू द बेनिफिट। तो बिल्कुल पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो बेनिफिट्स तो ले ही सकता है, बेनिफिशियरी तो बन ही सकता है अंडर सेक्शन 30 of the act. In other words, he can be validly given a share in the partnership profit when this has been done with the consent of all the partner। तो बेटा ये तो सभी को ही पता है कि फर्म में अगर कोई भी काम होगा, ठीक है, तो वो सारे पार्टनर्स की कंसेंट दे के होगा। तो यहां पर अगर इन दोनों बच्चों को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग दी जा रही है, तो यहां पर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होना चाहिए, यानी दोनों पार्टनर एग्री होने चाहिए। then the rights and liabilities of such partner will be governed under section 30 as follows। तो देखिए राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले राइट्स, हाँ, राइट्स देखते हैं। अ माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू हिज अग्रीड शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफ द फर्म। ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म। बिल्कुल देखो, माइनर को प्रॉफिट में शेयरिंग मिल रही है, ठीक है, तो अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर माइनर तो छोटा है, या माइनर को तो प्रॉफिट में केवल शेयरिंग मिल रही है। जैसे सब पार्टनर के लिए था, तो सब पार्टनर को भी तो एक तरीके से देखो तो बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन सब पार्टनर को मना किया गया कि वो फर्म्स के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही उसको सुपरवाइज कर सकता है। तो यहाँ पर माइनर को क्यों राइट दिया गया है? तो देखो यहाँ पर लॉजिक इसका क्या है, अगर आपको किसी को भी बेनिफिट देना है या नहीं देना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर एक बार आपने डिसाइड किया और सारे पार्टनर्स मिल करके अग्री कर रहे हैं कि भाई अब हमारी फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा इनको बेनिफिट के तौर पे दिया जाएगा, तो अगर एक बार आपने डिसाइड किया है तो अब आपको अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। और अब अगर आपने माइनर को बोला है कि हम तुमको इतना प्रॉफिट देंगे, तो फिर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट की तो वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस क्या बन जाता है? प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा कि अगर आप माइनर को कोई भी प्रॉमिस करते हो, माइनर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो माइनर अपने अधिकारों को इन्फोर्स करा सकता है, लेकिन आप अपने अधिकारों को इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा, लेकिन माइनर अपने राइट्स को कोर्ट में इन्फोर्स करा सकता है। तो इसीलिए यहां पर यह चीज बोली जा रही है। अब देखो जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि ए के दो बेटे थे, S1 S2, ठीक है, तो इन्होंने बोला 20% इनको बेनिफिट देंगे। अब मान लीजिए शुरुआत में फर्म का जो प्रॉफिट होता था वो होता था 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000 रुपए। यानी अब इनके बच्चों को कितना बेनिफिट मिल रहा है? 20,000। तो फर्म का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 20% देना है। अब भाई धीमे धीमे करके बिजनेस बढ़ेगा, धीमे धीमे करके प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एक बार प्रॉफिट हो गया 1 करोड़, एक बार प्रॉफिट हो गया 1 करोड़। जब ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो लोगों के दिमाग में खुराफात भी ज्यादा आने लगती है। तो पार्टनर्स के दिमाग में आया, यार अभी तक तो छोटा मोटा प्रॉफिट होता था, तो चलो 10-20 हजार रुपए दे दिए, मान लेंगे डोनेशन दे दी। 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। 1 करोड़ का मतलब हम लोग को 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे पार्टनर्स को। अब पार्टनर 20 लाख का, सॉरी, माइनर 20 लाख का करेंगे क्या? तो गड़बड़ हो गई। और इतना हैवी अमाउंट माइनर को देना ये भी सही नहीं है। अब इनके दिमाग में खुराफात आई और इन्होंने सोचा कि यार चलो माइनर को पैसा देना, हम लोगों ने इनको बेनिफिट देने के लिए डिसाइड किया था, क्योंकि इनके लिविंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। एक काम करते हैं, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये तुमको मालूम है, मुझको मालूम है, माइनर तो भी छोटा है, उसको क्या पता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइनर को बता दिया कि बेटा इस बार भी हम लोगों को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट ज्यादा कभी प्रॉफिट कम। तो इन्होंने माइनर को झूठ बोल दिया कि भाई हम लोगों को केवल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये पकड़ो अपने 20,000 रुपए। लेकिन ये जो बड़ा वाला बच्चा था इनका, ये थोड़ा-सा समझदार था, 13-14 साल का था, समझदार था, इसको थोड़ा-सा डाउट हुआ। इसने बोला कि अंकल आप बोल तो रहे हो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। मैं एक बार फर्म की बुक्स को चेक कर सकता हूँ क्या? या मेरे एक और अंकल हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स को देख सकें? अब तो ये लोग पकड़ लिए जाएँगे, इनका झूठ भी पकड़ लिया जाएगा, तो वहाँ पर ये लोग बोल सकते हैं नहीं, हम तुम्हें केवल और केवल बेनिफिट्स दे रहे हैं, तुम मेरे पार्टनर थोड़े ना हो।
वो मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स को थोड़ी ना वेरीफाई कर सकते हो। तो यहां पर कानून क्या कहता है, यहां पर एक्ट क्या कहता है कि भाई अगर आप किसी को भी प्रॉमिस कर रहे हो तो सोच समझ करके करो, और अगर कर दिया तो फिर चाहे कुछ भी हो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से माइनर के पास में पूरा राइट होता है कि वो अकाउंट्स ऑफ द फर्म को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है, और साथ में उसको कभी भी एक्सेस कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। He can sue the partner for accounts or for payment of his share। अब जब इन लोगों ने अकाउंट्स को एक्सेस किया, अकाउंट को पता लगाया, तो पता चला इनको तो यार प्रॉफिट हो रहा है 1 करोड़ का, तो वहां पर माइनर के पास में ये भी राइट होता है कि माइनर जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको स्यू कर सकते हैं, उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर, बट ओनली व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज। लेकिन बेटा बस यहां पर एक चीज जानने वाली है, जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करो, और लॉजिकली हर एक चीज को समझो, जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो वहां पर उससे कनेक्शन तो आपके वैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर ये चीज बोली जा रही है कि अगर माइनर ये डिसाइड करता है कि वो पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल करेगा, तो फिर वहां पर उसको माइनर को अपने सारे कनेक्शन, सारे बेनिफिट्स फर्म से खत्म करने पड़ेंगे, और अगर वो खत्म करने के लिए तैयार है तो फिर वो सिचुएशन में पार्टनर्स को स्यू कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ हिज, अदरवाइज वो नहीं करेगा। देखिए, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अब अभी तक ये 13 साल के थे, 5 साल तक इन्होंने बेनिफिट लिए, अब ये 18 साल के हो गए, यानी कि अब ये मेजर हो गए। अब मेजर होने के बाद में क्या होगा, तो एक सिंपल सी चीज है, मेजर हो जाने के बाद में 6 महीने का टाइम रहता है आपके पास में, 6 महीने का टाइम रहता है। 6 महीने में आप डिसाइड कर लो कि आपको उस फर्म में एज अ पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। तो देखिए एक बार, he may within 6 months elect to become a partner or not to become a partner। तो 6 महीने में वो डिसाइड करेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा, जब वो मेजर हो जाएगा 6 महीने उसके बाद से स्टार्ट होंगे, उसके पहले से नहीं। तो जब वो मेजर हो गया उसके बाद में उसको 6 महीने का समय मिलेगा कि 6 महीने में वो इलेक्ट कर सकता है कि उसको पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। अब इफ ही इलेक्ट्स, अगर वो ये इलेक्ट करता है कि वो पार्टनर बन रहा है, तो फिर देखिए क्या होता है, इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर देन ही इज एंटाइटल्ड टू द शेयर टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। तो अगर वो माइनर पार्टनर बनना कंटिन्यू करता है तो फिर उस केस में उसको जो भी शेयर मिल रहा था उसके लिए वो एंटाइटल्ड होगा। इफ ही डज नॉट, अगर वो इलेक्ट नहीं करता है, देन his share is not liable for any acts of the firm after the date of public notice served to that effect। तो जिस दिन माइनर ने डिसाइड किया कि भाई मुझे इस फर्म में पार्टनर नहीं बनना है, मुझे इस फर्म से सारे कनेक्शन खत्म करने हैं, उस दिन से उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज के लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, इस चीज के लिए उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि मैंने ये इलेक्ट किया है कि अब मैं इस फर्म में आगे कंटिन्यू एज अ पार्टनर नहीं करूंगा। और अगर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया या भूल गया, तो उस केस में पब्लिक ये एजम्पशन लेकर के चलेगी कि इसने इलेक्ट कर लिया है कि ये पार्टनर बनने वाला है। तो यहां पर पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, अगर बने तो भी, ना बने तो भी। और अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो हम ये मान करके चलेंगे, हम ये एजम्पशन लेकर के चलेंगे कि इसने इलेक्ट किया है कि ही विल बिकम अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फॉर्म। तो आगे देखते हैं। अब ये तो बेटा हम लोगों ने राइट्स पढ़े, अब ऑब्लिगेशंस देखते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या है, तो सबसे पहले तो बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी से पहले, यानी अभी 18 साल का हुआ नहीं है, 18 साल से पहले इसकी क्या लायबिलिटीज होंगी। तो देखो माइनर कभी भी लायबल तो हो ही नहीं सकता किसी भी चीज के लिए। अब मान लीजिए ये डिसाइड हुआ कि भाई बच्चों को 20% का बेनिफिट देना है, हमको लॉस हो गया, तो अब क्या हो गया, क्या जैसे पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स लायबल होती हैं, क्या उसी तरीके से माइनर की पर्सनल एसेट्स लायबल होंगी? कभी नहीं। बस माइनर का क्या नुकसान होगा, माइनर का बस केवल इतना नुकसान होगा कि जो शेयर उसको मिल रहा है वो शेयर अब नहीं मिलेगा, बस यही तो नुकसान होगा। बाकी और किसी चीज से, बाकी और किसी लॉस से, बाकी और किसी भी एसेट से उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो देखिए, द लायबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ his share in the profits and the property of the firm। तो फर्म की प्रॉपर्टी पे और फर्म के प्रॉफिट्स में उसका जितना शेयर था बस उसको आगे वो नहीं मिलेगा, वही लायबल होगा, बाकी उसका उसकी पॉकेट से कुछ भी नहीं जाने वाला। माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म इंकर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। तो जब तक वो माइनर है उस दौरान अगर फर्म की कोई भी लायबिलिटी अराइज हो रही है, फर्म को कोई भी लॉस हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कभी भी माइनर की नहीं होगी।
माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट हो नहीं सकता, ये चीज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं। बट इफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज शेयर in the firm vests in the official receiver assignee, which means minor can recover his share in the firm or proportionate basis from the official receiver। अब देखो, कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी जब इंसॉल्वेंट होती है तो इंसॉल्वेंट में क्या होता है, मैटर जाता है कोर्ट में। कोर्ट में एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, ही इज कॉल्ड ऑफिसर ऑफ कोर्ट। कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है, उसका नाम होता है ऑफिशियल असाइनी। वो क्या करता है, जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट होने वाला है उसकी सारी की सारी एसेट ले लेगा, सारी की सारी लाइबिलिटीज ले लेगा, ठीक। और उसके बाद में एसेट्स को बेच करके लाइबिलिटीज को मीट आउट कर दिया जाता है, और उसके बाद में कंसर्न पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहां पर जब उसकी लाइबिलिटीज देखी जाएंगी, या अगर मान लीजिए सरप्लस एसेट्स हैं या एसेट्स को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर जो माइनर का शेयर था ना उसको भी कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जब ऑफिशियल असाइनी ये देखेगा कि किसको किसको कितना कितना पैसा देना है, तो वहां पर माइनर का जो शेयर है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि माइनर को बेनिफिट मिल रहा था तो उसके लिए फर्म की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, बिल्कुल होगी। और वहां पर ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर इस चीज को कंसिडर भी करेगा। देखिए, अब आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, जब वो मेजर हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए, within 6 months of his attaining majority or on his obtaining knowledge that he had admitted to the benefit of the partnership, whichever date is later। जिस दिन वो मेजर हुआ है या जिस दिन उसको पता चला है कि वो मेजर हुआ है। बच्चों के दिमाग में आता है, सर कभी ऐसा हो सकता है क्या कि किसी को पता ही ना हो जब मेजर हुआ? बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। आज की तारीख में हम लोगों को एज पता है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि यार बचपन से हर साल उसी दिन बर्थडे मनाते आ रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, पेरेंट्स ने बताया हुआ है कि बेटा तुम इस दिन पैदा हुए थे, इस साल पैदा हुए थे। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके पेरेंट्स ही नहीं है, पेरेंट्स की डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो जब बच्चे को शुरुआत से ही नहीं पता, बचपन से नहीं पता कि वो किस दिन पैदा हुआ, उसको कोई बताने ही वाला नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है, जिस दिन वो मेजर हो रहा है या जिस दिन उसकी नॉलेज में आ रहा है कि भाई आज मैं मेजर हो गया, तो इन दोनों डेट्स में जो भी डेट बात की होगी वहां से टाइम पीरियड को काउंट किया जाएगा। ये जो 6 महीने हैं ये वहीं से ही काउंट किए। तो देखिए, द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड वेदर ही शैल रिमेन अ पार्टनर और लीव द फर्म। तो 6 महीने के अंदर, ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ करके आएंगे, 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फर्म को छोड़ेगा या फर्म में कंटिन्यू करेगा। वेयर ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अब यहां पर अगर वो पार्टनर बनना इलेक्ट नहीं करता है तो फिर क्या होगा, ही में गिव पब्लिक नोटिस दैट he has elected not to become a partner। तो यहां पर उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो फर्म में पार्टनर नहीं बनना चाहता, एंड such notice shall determine his position with regard to the firm। if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months। तो देखो यही चीज है जो मैंने आपको बताई, अगर वो नोटिस देना भूल गया या उसने नोटिस नहीं दिया तो उस केस में ये एजम्पशन ले लिया जाएगा कि जैसे ही 6 महीने खत्म हुए अब वो फर्म में पार्टनर है, और अगर वो फर्म में पार्टनर हो गया है और मेजर भी हो गया है तो उसकी लायबिलिटीज स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन उसकी लायबिलिटी होगी कहां से, उसकी लायबिलिटी होगी जब से उसने बेनिफिट लेना शुरू किया। तो देखते हैं आगे दिया होगा। तो देखते हैं, when he becomes a partner, if the minor becomes a partner on his own willingness or by his failure to give public notice। तो दोनों में कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि जिस दिन उसने इलेक्ट किया कि वो पार्टनर बनना चाहता है या उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, दोनों ही सिचुएशन में his rights and liabilities as given in section 30 subsection 1 are as follows। तो देखते हैं, he becomes personally liable to the third parties। अब उसकी थर्ड पार्टी के लिए लाइबिलिटी अराइज हो गई फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म done since he was admitted to the benefit of partnership। आप बेनिफिट तो ले रहा था वो बहुत साल पहले से, आज वो मेजर हुआ, आज उसने डिसाइड किया कि वो फर्म में पार्टनर बनेगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी कब से होंगी, उसकी लायबिलिटी तब से होंगी जब से उसने बेनिफिट्स लेने स्टार्ट किए। His share in the property and the profits of the firm remains the same to which he was entitled as a minor। तो देखो ये डिपेंड भी करता है, अगर कहीं पर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, अगर बाकी के पार्टनर्स अग्री हैं तो चाहे तो उसके शेयर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये उनके बीच की बात है, म्यूचुअल कंसेंट की बात है।
लेकिन हाँ, अगर कहीं पर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो फिर यही माना जाएगा कि जितना बेनिफिट उसको ड्यूरिंग द माइनॉरिटी मिल रहा था, उतना ही बेनिफिट और उतने ही राइट्स उसको आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी भी आगे देखिए, व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, अब अगर वो पार्टनर बनना डिसाइड नहीं करता है तो क्या होगा? हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ अ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, तो उसके जो भी राइट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, वो तब तक बने रहेंगे जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है। एंड हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस, तो उसका शेयर, उसका जो प्रॉफिट शेयर है, वो लायबल नहीं होगा, भले ही वो मेजर हो गया है, लेकिन जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक वो फर्म के सारे बेनिफिट लेगा। पब्लिक नोटिस देने के बाद में देखा जाएगा कि उसको क्या शेयर मिल रहा था, लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। He shall be entitled to sue the partner for his share of the property and profit. It may be noted that such minor shall give notice to the registrar that he has or has not become a partner. तो यहाँ पर वो एक नोटिस रजिस्ट्रार को ही देगा। यहाँ पर रजिस्ट्रार का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं है, रजिस्ट्रार का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होते हैं उनको भी नोटिस देगा कि वो इस फर्म में पार्टनर बनेगा या हाँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के प्रोविज़न, आपको माइनर वाला प्रोविज़न क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। माइनर वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाता है, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज़ करिएगा। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।